नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM दिल्ली। दिल्ली इस समय लाल है, खून के गम में लाल है, आंसुओं के गुस्से में लाल है। नौजवान सड़कों पर हैं और सरकार नशे में है। राजेश बादल जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक एक करके पर्दे खोली हैं। जबरदस्त बातचीत है, जरूर सुनिएगा। लेके चलता हूं सीधा उनके पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है राजेश जी आपका। अन्ना आंदोलन के समय में हुकूमत कांग्रेस की थी। लोग सड़कों पर थे, विरोध कर रहे थे, जंतर प्रदर्शन मंतर पर इससे बड़ा प्रदर्शन हो रहा था। लेकिन कहीं भी ऐसा दमन दिखाई नहीं दे रहा था। कहीं ऐसा नहीं हो रहा था कि हुकूमत लाठियां चला रही हो, हुकूमत लोगों पे आंसू गैस के गोले छोड़ रही हो। इसके विपरीत कांग्रेस सरकार ने एक प्रतिनिधि मंडल बनाया था जो जाके अन्ना से या मूवमेंट के लोगों से बात कर रहा था। इस लोकतंत्र में संवाद सबसे जरूरी है। विश्व गुरु जी के जो भक्त थे, मेरे एक दो मित्र हैं, मुझसे लड़ जाया करते थे महीने में 3 बार कि नहीं मोदी जी तो बहुत अच्छे हैं, मोदी जी बहुत अच्छे हैं। उन्होंने अब लिखना शुरू कर दिया, कहना शुरू कर दिया कि नौजवानों पे चलने लाठी चलने के बाद हम कम से कम जिंदगी में बीजेपी को वोट तो नहीं करेंगे। भले हम कांग्रेस को भी ना दे, किसी को ना दे, लेकिन बीजेपी को वोट नहीं करेंगे। मेरा बेटा, मैंने उससे कहा कि तुम्हें जाना चाहिए प्रोटेस्ट में, गुड़गांव में हो तुम। तो बोला मैं जा ही रहा था उस दिन रात को, कुछ प्रॉब्लम नहीं, तबीयत गड़बड़ आ गई। कल वो गया प्रोटेस्ट में। वो कह रहा था कि मैं वहां जाके मैं रोने लगा देखकर, बच्चों की हालत देखकर, कुछ बच्चों को चोट लगी थी उनको देखकर। और वो कह रहा था कि मेरे, चूंकि नौजवान है, कह रहा था मेरे ग्रुप में जितने नौजवान दोस्त हैं जो कभी कभी मोदी जी के कहते थे बहुत अच्छा काम कर रहा है, उन सब नौजवान अब ग्रुप पे कसम खा रहे हैं कि हम लोग जब भी वोट करेंगे बीजेपी को कभी वोट नहीं करेंगे। ये इन लोगों को तरस नहीं आता बच्चों पे लाठियां चलाने पे, बच्चों को मारने पे। मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे बहुत बड़ी संख्या में जुड़े हैं, क्योंकि पेपर लीक में सबसे ज्यादा प्रभावित वो होते हैं। नौकरी जाने का गम सबसे ज्यादा उनको होता है, नौकरी वैसे भी मिल नहीं रही है। गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार के लोग इस आंदोलन में बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं। कि सरकार इतने घमंड में है, इतने अहंकार में है कि सरकार को ये नजर नहीं आ रहा कि अगर इस तरह से लाठियां चलेंगी, इस तरह से आंसू गैस के गोले चलेंगे, तो देश का जनमानस नाराज हो जाएगा। मेरा वही मित्र जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, मोदी की भक्त है बहुत। वो मुझसे कह रही थी मुझे लगने लगा है कि मोदी जी के अंदर अहम ब्रह्मास्मि वाला भाव आ गया कि मैं ब्रह्मा हूँ। वो तो पहले भी कहते रहते हैं कि मैं सामान्य आदमी नहीं हूँ, मैं तो देवदू टाइप का हूँ। क्या लग रहा है ये सरकार, क्योंकि आप राजेश जी, आप अभूतपूर्व इंसान रहे हैं, पत्रकारिता में आपने इतनी कीर्तिमान स्थापित की है, राज्यसभा टीवी आपने इतने सालों तक, आज तक जैसा चला बेहतरीन तरीके से चलाया, आज तक जैसा अब गोदी मीडिया हो गया, तब आपके दौर में नहीं था, तब पत्रकारिता होती थी। तो आपने करीब से देखा है दिल्ली को, दिल्ली की हुकूमत को, दिल्ली की सत्ता को आपने करीब से देखा है। इंदिरा गांधी एक प्राइम मिनिस्टर आपने इंटरव्यू किए हैं। इस उस सरकार में इंदिरा गांधी से ज्यादा ताकतवर तो ये अभी भी नहीं हो पाए, ना हो पाएंगे कभी भी। लेकिन मुझे याद है वांगचुक साहब के फादर जब वर्षन कर रहे थे, इंदिरा गांधी खुद चली गई थी, जूस पिलाया था। हमारे प्रधानमंत्री अगर चले जाते हैं, छात्र मत मानते बात, धर्मेंद्र प्रधान आपको इतना प्यारा है कि वो इतने भ्रष्टाचार के बाद, इतनी परीक्षा लीक के बाद आपको उसको अपनी गोदी में उठाना है, मत लेते इस्तीफा। लेकिन बच्चे तो आपके अपने हैं। ये संवेदनहीनता सरकार में कहां से आती है, और सरकार झुकेगी या नहीं झुकेगी, आंदोलन और तेज होता रहेगा। धन्यवाद संजय। देखिए, पिछले आप अगर देखें 12-13 साल में, और 12 साल का लगभग एक युग हमारे यहाँ माना जाता है कि इस युग में इतना अंतर आया है कि हमारी राजनीति का चरित्र बदल गया है। 12 वर्ष पहले जब अन्ना का आंदोलन शुरू हुआ था, 2012 की बात होगी, मुझे याद है, जैसे आपने कहा कि कांग्रेस ने एक डेलीगेशन बनाया था, मुझे याद है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह खुद गए थे और अन्ना को जूस पिलाया था, सोनिया गांधी वहां गई थी। तो जो चरित्रगत अंतर आया है वो ये कि हम अब जो सत्ता में जो पार्टी है उसका अंदाज और उसका काम करने की जो शैली है वो इस बात की है कि हम नहीं झुकेंगे, हमारी अकड़ बनी रहेगी। हम जितना कठोर संदेश देंगे, अरे भाई, कठोर संदेश आप पाकिस्तान को दो तो समझ में आता है, कठोर संदेश आप नक्सलियों को दो समझ में आता है, कठोर संदेश आप डाकुओं को दो, भ्रष्टाचारियों को दो, बात समझ में आता है। लेकिन अपने बच्चों पे, घर के बच्चों पे, अपने देश के उन लोगों पर जिनको हम कहते हैं कि आज के बच्चे कल के नौनिहाल हैं, कल हमारे, आज के नौनिहाल हमारे कल की पीढ़ी है, तो उस जवान पीढ़ी की हताशा आप देखिए ना। उसका हताशा, उसकी निराशा, उसका फ्रस्ट्रेशन,
एक दौर हमने संजय ये देखा था कि जब लाल बहादुर शास्त्री रेलवे मंत्री होते थे और एक रेल की दुर्घटना हुई थी, बहुत बड़ी दुर्घटना नहीं थी, लेकिन नैतिक आधार पर उन्होंने इस्तीफा दिया था। फिर हमने एक दौर वो भी देखा कि जब माधवराव सिंधिया, जब जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिताजी थे, वो एक वायुयान दुर्घटना हुई थी तो नैतिक आधार पर उन्होंने इस्तीफा दिया था। तो अब इस आधार पर क्या नैतिकता हमारी राजनीति से गायब हो गई है, ये सवाल यहां आके खड़ा होता है। और अगर नैतिकता चली गई तो फिर सियासत किन मूल्यों के आधार पर होती है? और माफ कीजिए, इन 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 छात्रों को हम लोग तो लगातार चर्चा में ये बात करते रहे हैं कि 12 वर्षों में बात बेरोजगारी की उठाई गई, बेरोजगारी कम होने के बजाय बढ़ती गई। भ्रष्टाचार खत्म करने की बात की गई, भ्रष्टाचार बढ़ता गया। बच्चों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए बहुत सारी जो प्लेटफॉर्म हैं वो नौकरियां खा रहे हैं। मैं खुद देख रहा हूं, बॉम्बे में देख रहा हूं, पुणे में देख रहा हूं, बेंगलोर में देख रहा हूं, किस तरह लोगों को रोबोट की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। साहिर ने तभी तो लिखा था कि ये, लेकिन स्थिति क्या लंबे समय तक चलेगी? उन्होंने कहा था कि धरती के फैले आंगन में, देखिए कितनी जबरदस्त बात है और संकेत है कि धरती के फैले आंगन में पल दो पल है रात का डेरा, जुल्म का सीना चीर के देखो, झांक रहा है नया सवेरा। ढलता दिन मजबूर सही, गौर कीजिएगा, ढलता दिन मजबूर सही, चढ़ता सूरज मजबूर नहीं। रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। तो ये बहुत अच्छे, एक बहुत अच्छी लाइन, संदेश बहुत है। अच्छी लाइन। ढलता सूरज मजबूर हो सकता है, उगता सूरज मजबूर नहीं हो सकता। अब अनंत काल तक कोई भी सत्ता नहीं रहती, कोई सियासत नहीं रहती, और छात्रों की बात एकदम जायज है, नैतिक है। हमारे, आपके, हमारे मित्रों के, हमारे दर्शकों के, हमारे सुनने वालों के, सबके घरों में बेरोजगारों की फौज है। कोई नीति नहीं है, कोई रोजगार की कोई पॉलिसी ऐसी नहीं है कि अचानक उनको उनके हाथों में काम दे दे। हमारा नौजवान जो है ना संजय, बहुत संतोषी है। वो ये नहीं कहता कि वो मैं भारत का एक इंजीनियरिंग चीफ बन जाऊंगा, वो ये नहीं कहता कि मैं भारत के डॉक्टरों का सबसे बड़ा डॉक्टर बन जाऊंगा। वो ये कहता है कि अपने घर में मुझे 4 रोटी मिल जाएं और अपने हुनर पर मुझे भरोसा हो तो मैं क्यों सड़कों पे आऊंगा। ये बात समझनी चाहिए। महात्मा गांधी भी यही बात कहते थे, इसीलिए वो इस चीज के कि आप टेक्निक को बढ़ाते जाइए। आप कितनी तकनीक हासिल कर लीजिए, लेकिन अगर तकनीक से आदमी को काम नहीं मिलता तो वो तकनीक बेकार है। जी संजय जी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और मेरे ख्याल से आजादी के बाद इतनी बड़ी संख्या बेरोजगारों की कभी नहीं हुई। आंदोलन बड़ा होता जा रहा है। कल जिस तरह राहुल गांधी को घसीटा गया वो बहुत हैरान करने वाला था। भारतीय जनता पार्टी के पिटे हुए अध्यक्ष, पिटे हुए इसलिए कहूंगा कि उन बेचारों को कोई अध्यक्ष मानता ही नहीं है। ऐसा लगता है अलमारी से कपड़ा कोई पुराना झाड़ के उनको अध्यक्ष बना दिया गया हो। वो बयान दे रहे हैं कि राहुल, नेता प्रतिपक्ष का ये आचरण बड़ा निंदनीय है। उन्हें प्रधानमंत्री के घर के सामने वो बैठ गए, धरने पे बैठ गए, बड़ा निंदनीय है। इस देश में छात्रों पे लाठियां बरसी वो निंदनीय नहीं है। छात्रों पे आंसू गैस के गोले डाले गए वो निंदनीय नहीं है। लड़कियों के पीछे गाले के हिस्से पर पुलिस वाला डंडा यूं कर रहा है, बहुत गंदा दृश्य है। मेरी बेटी भी हो सकती थी, आपकी बेटी भी हो सकती थी। वो निंदनीय नितिन नवीन को दिखाई नहीं दिया। सिर फट गए वो दिखाई नहीं दिया। लेकिन राहुल गांधी या उनके विश्व गुरु के घर के सामने बैठ गए तो उन्हें बहुत निंदनीय नजर आ रहा है। क्या लगता है नितिन नवीन को कि देश की जनमानस के अंदर ये जो लावा फूट रहा है वो कभी किस रूप में सामने आ सकता है? नितिन नवीन को अंदेशा क्यों नहीं हो पा रहा? भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्हें ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही है? आपके इस समय 2 सवाल हैं। पहला सवाल तो ये है कि जो राहुल गांधी को, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उनको जिस तरह से व्यवहार करके और ले जाया गया, ये भारतीय जनता पार्टी भूल गई कि कभी वो भी यही बात करती थी। वो भी प्राइम मिनिस्टर का घर घेरती थी, वो भी संसद नहीं चलने देती थी,
वो भी संसद में हंगामा करती थी। क्या हम भूल जाएं कि पिछले 30 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने क्या क्या नहीं किया है, कि उन्होंने किस तरह से व्यवहार किया है। तो ये जो बात है, जब आप प्रतिपक्ष में होते हैं तो आपके सारी नैतिकता आपकी जो है सब आपके साथ होती है, और जब आप सरकार में होते हैं, हुकूमत में होते हैं, तो बुनियादी जो लोकतंत्र की बुनियादी चीज है वो है असहमति। आपसे जो डिसएग्री जो करता है उसको आप इस तरह से करेंगे। अरे आंदोलन, सत्याग्रह तो महात्मा गांधी का सबसे बड़ा हथियार था। आप विरोध को कैसे रोक सकते हैं? और अगर माफ कीजिए विरोध को रोका जाएगा तो कब तक आप ताकत के दम पर, अंग्रेज क्या ताकत के दम पर रोक सकते थे? वो उन्होंने रोकने की कोशिश की, नहीं रोक पाए। अंततः सत्याग्रह काम आया, अंततः आंदोलन काम आया। हमारे छोटे छोटे बच्चे, कल मैं देख रहा था कि एक 16 साल की बेटी थी, वो कह रही थी कि मैं साल 2 साल के बाद मैं भी जवान हो जाऊंगी, ऐसा कुछ बोल रही थी। मैं भी 18 की हो जाऊंगी, मैं भी नीट देना है, मुझे ये करना है वो। और ये देख करके मैं कभी नहीं करूंगी ऐसा। तो इन छोटे छोटे बच्चों को, मैं ये नहीं कहता कि इन बच्चों में, हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बच्चे भी हों, हो सकता है कांग्रेस के नेताओं के बच्चे भी हों, समाजवादी पार्टी के नेताओं के बच्चे हों, और किसी के बच्चे ना हो तो इस देश के करोड़ों बच्चे हैं, करोड़ों मध्यम वर्गीय बच्चे हैं जो अपना करियर बनाना चाहते हैं, जो अपनी प्रतिभा के दम पर। और माफ कीजिए, मैं आपको याद दिला दूं कि हिंदुस्तान वो मुल्क है जो इस समय संसार में सबसे ज्यादा नौजवान आबादी वाला मुल्क है। 40 करोड़ के आसपास लोग नौजवान यहाँ हैं। तो 40 करोड़ लोगों की आप उपेक्षा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। और जब एक सीमा ऐसी आती है कि जब आप देखते हैं कि लोग, उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, बेरोजगारी के सिलसिले में कोई काम नहीं किया जा रहा है। हमें वंदे भारत की जरूरत नहीं है संजय, हमें इस ट्रेन की जरूरत नहीं है। हम 6 घंटे की जगह 7 घंटे में पहुंच जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको बहुत बड़े बड़े विमानतलों की आवश्यकता नहीं है। हमको बहुत बहुत ऐसे विमानतलों की जिस पे हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं कि जो रात में भी विमान उतर सके, इतनी बड़ी हम उपलब्धि की तरह उसको हासिल करते हैं। हम डीजल की ट्रेन चला रहे हैं। अरे भाई, जितने पैसे में आप चलाते हो, गांव गांव में अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, एम्स आप बना रहे हो, फैकल्टी नहीं है। आप जो बुनियादी समस्या है उसकी तरफ आप ध्यान नहीं दे रहे हो, तो फिर तो नौजवान सड़कों पे आएगा ही। और ये माफ कीजिए, तो केवल दिल्ली का एक दृश्य जो हमने कल देखा, विनोबा लोकनायक जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में हम लोग सब उसी समय पत्रकारिता में आए, और पटना से जो शुरुआत हुई थी उस रैली की, जैसे ये दिल्ली से कल शुरुआत हुई है, देखते ही देखते सारे देश में वो आंदोलन फैल गया था लोकनायक का। तो अगर ऐसा होता है तो फिर क्या कोई पुलिस उसको संभाल पाएगी? क्या किसी पुलिसकर्मी का बेटा बेरोजगार नहीं होगा? क्या किसी आईएएस का बेटा बेरोजगार नहीं होगा? क्या किसी आईपीएस का बेटा बेरोजगार नहीं होगा? क्या इन बच्चों के साथ उनके बच्चे सड़कों पे नहीं आएंगे? और सड़कों पे आना हमारा अधिकार है, संसद का घेराव करना हमारा अधिकार है। ये एक बुनियादी तौर पर लोकतंत्र की शर्त है, अनिवार्य शर्त है। इसको अगर आप उपेक्षा करेंगे तो फिर मुझे लगता है कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। एक बात तो आपके राहुल गांधी वाले उसमें आई। दूसरी बात तो मेरा ख्याल है आपने कहा था कि दूसरी बात आपने, आप याद दिलाएंगे क्या? दो बात, मैं दूसरी कह रहा बात कि जहां इन आपने लोगों को आपने डर नहीं लग इनको डर नहीं लग रहा कि ये जो जनता का लावा है, जनता का गुस्सा है, इस तरह के बयानों से, किस किस इस तरह किस क्यों डरेगा आदमी? भूखे भजन न होए गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। तो भूखा आदमी सब करता है, भूख पेट भरने के लिए आदमी कुछ भी कर सकता है। बेचता यूं ही नहीं है आदमी ईमान को, बेचता यूं ही नहीं है आदमी ईमान को, भूख ले जाती है ऐसे मोड़ पे इंसान को। इतनी बड़ी बात है। सब्र की भी एक हद होती है, सब्र की भी हद होती है, तवज्जो दीजिए, गर्म रखें कब तलक नारों से दस्तरखान को। बिल्कुल सही बात है, तो बिल्कुल सही बात है। ये बात है। आप कब तक सब्र की परीक्षा लेंगे? महात्मा गांधी तक को कहना पड़ा था करो या मरो 1942 में। जब उनको, उनके सब्र का, उनके धीरज का बांध टूटा था, तो आप देख लीजिए
कि आज ये जो बच्चे हैं, जो सारी दुनिया को में देख रहे हैं कि अफगानिस्तान में किस तरह से हुआ था, पाकिस्तान में किस तरह से भीड़ सड़कों पे आई थी, नेपाल में किस तरह से भीड़ सड़कों पे आई थी और एक नया प्राइम मिनिस्टर वहां चुना गया, श्रीलंका में क्या हुआ था, बांग्लादेश में क्या हुआ था और मिडिल ईस्ट के अनेक देशों में कुछ एक अगर आप याद करें तो 10-15 साल पहले क्या हुआ था, एक के बाद एक सत्ताएं उलट रही थी। ट्यूनीशिया में क्या हुआ था? ट्यूनीशिया में एक सब्जी वाला था, फल बेच रहा था और नाम मैं उसका भूल रहा हूं। पुलिस ने कहा कि यहाँ तुमको ठेला लगाना है तो तुमको हमको हर हफ्ते देना पड़ेगा। उस ट्यूनीशिया में उस फल वाले ने आत्मदाह कर लिया और नतीजा क्या हुआ? सत्ता पलट गई। मिस्र में क्या हुआ था? हुस्नी मुबारक की सत्ता कैसे गई थी? तो ये एक ब्राजील में क्या हुआ था? बोल्सोनारो कैसे आए थे? इसी तरह से आए थे। तो जब आप लगातार करोड़ों लोगों की उपेक्षा करते हैं, देखिए गांधी सिर्फ एक था, आंदोलन करने के लिए एक गांधी की जरूरत होती है, इस बहुत सारे लोगों की जरूरत नहीं होती है। क्या आप सोचें कि मैं तभी ये मानूंगा कि जब 150 करोड़ लोग मेरे खिलाफ सड़कों पे आ जाएंगे? 150 लोग आ भी नहीं सकते हैं। लेकिन अगर 40 करोड़ में से 4 करोड़ भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आपको माफ कीजिए गंभीरता से लेना पड़ेगा। ये लावा जो उबल रहा है, ये लावा बहुत खतरनाक है, बहुत गर्म है और इस समय जो भी उसको दबाने की कोशिश करेगा, ये ज्वालामुखी बन के फूटेगा। जी राजेश जी, आप मीडिया के उन बहादुर पत्रकारों में से रहे हैं जिनकी सिखाई हुई चीजें आज भी लोग याद करते हैं, पढ़ते हैं। आपके टाइम के एसपी सिंह का पत्रकारिता और आज की पत्रकारिता में जमीन आसमान का अंतर आ गया। जैसे मैं कुछ उदाहरण दूं, नाम लेकर उदाहरण दे रहा हूँ, मिस्टर शुभांकर मिश्रा हैं। पत्रकार तो नहीं कहूंगा उनको, मतलब आजकल के एंकरों को मैं पत्रकार नहीं कहूंगा क्योंकि वो टीवी पे देख के पढ़ने वाले पत्रकार हैं। गलगोटिया यूनिवर्सिटी में उनकी खासी बदनामी हुई। अपने पॉडकास्ट में क्या करते हैं, ये पॉडकास्टर नया धंधा किया है कि भाई पैसे दो पॉडकास्ट के, हम कुछ भी बोलेंगे। तो एक फर्जी टाइप का आदमी है, उसकी सेक्स की दवाएं बढ़ाने के विज्ञापन अपने पॉडकास्ट में कर रहे हैं। जैसे उनकी लाइनें थी, गोयल साहब ऐसी कौन सी दवा है आप पे जिससे आदमी 2 मिनट में घोड़ा बन जाए। ये पत्रकार की भाषा है, अगर अपने आप को पत्रकार है। अब वो मैं इस संदर्भ में उन महाशय जी का जिक्र कर रहा हूँ, सेक्सी दवा बेचने वाले शख्स का। वो कह रहा है कि ये आंदोलन जो है, ये आंदोलन हिंदू मुसलमान के रूप में बढ़ रहा है। कारण कि साहब कुणाल कामरा ने कह दिया कि सीता के पति का नाम लेकर नीता के पति को माल पहुंचाया जा रहा है। इसमें क्या बुरा है? सीता के पति राम थे, भगवान राम थे। भगवान राम के चंदा चोरी की घटनाएं आज पूरी दुनिया में है। उस आदमी को शर्मसार होके इस पे 1000 वीडियो बनाने चाहिए। और सीता के पति का नाम लेके, भगवान राम का नाम लेके नीता के पति मुकेश अंबानी को माल दिया जा रहा है। इसे कौन नहीं जानता? इसमें कौन सी गुनाह कर दी? साथ ही वो क्या जोड़ रहे हैं कि और देखिए साहब, इस मंच पे नाम रहेगा अल्लाह का, ये बात कही जा रही है। फैज अहमद की हज की वो कविता जिसने पाकिस्तान में क्रांति कर दी थी, उसको अल्लाह से जोड़ा जा रहा है। उस कविता का अल्लाह से कोई शाब्दिक अर्थ नहीं था, एक संकेत था, एक प्रतीक था। ऐसी गोदी मीडिया के लोग इस आंदोलन को खत्म करने की बात कर रहे हैं। तो ऐसे लोग जब पत्रकारिता का चोला ओढ़ेंगे, मैं हिंसा के खिलाफ रहता हूँ। कल टाइम्स नाउ के पत्रकार की बहुत बुरी तरह से पिटाई हुई, सब कपड़े फाड़ दिए गए। एबीपी की महिला वहां पे कह रही है कि आप इस तरह के नारे लगा रहे हैं। अब काकरोच पार्टी के अध्यक्ष, उसने पूछा कौन सा नारा मैं लगा रहे हैं ऐसा तो देश के खिलाफ, और जैसे आप इनकलाब जिंदाबाद कह रहे हैं। अब आप सोचिए, एक इतने बड़े चैनल के पत्रकार के लिए जैसे आप इनकलाब जिंदाबाद कह रहे हैं, शुभांकर जैसे पत्रकार इस तरह हिंदू मुसलमान कह रहे हैं, इन गोदी मीडिया का इलाज क्या होगा? ये लोग कैसे सुधरेंगे? ऐसी नफरत फैलाते रहेंगे? संजय, आपको याद होगा कि 1857 में जब अंग्रेजों ने पहला गदर देखा जिसमें हिंदू और मुसलमान एक साथ बरतानवी सत्ता के खिलाफ उतर के आए थे और पूरा देश एक हो गया था, तो अंग्रेजों ने क्या संदेश लिया? पहला संदेश ये लिया, एक जॉन स्ट्रेची के नेतृत्व में एक जांच कमीशन बना और उसने ये रिपोर्ट दी कि हमें बांट देना है और हमें एक ऐसा हिंदुस्तान बनाना है जिसमें हिंदू मुसलमान पर, मुसलमान सिख पर, सिख बौद्ध पर, बौद्ध गोरखों पर, गोरखा हिंदू पे, और हिंदू सवर्ण हिंदू दलितों पे, दलित
दलितों की वो सवर्ण पे गोली चला सकें। ये रिकॉर्ड में बोल रहा हूं मैं, और कोई ऐसा नहीं। वो तो जांच कमीशन के बाद अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति अपनाई। जिन्ना पे भी हाथ रखा, इधर हिंदू महासभा पे भी हाथ रखा, इनको भी पैसा दिया, उनको भी पैसा दिया, लड़ो, दोनों तली में डालो तेल, तुम नाचो हम देखें खेल। उस तर्ज पे ये लोग, हमारा हिंदुस्तान का पार्टीशन हुआ। अब आज का जो दौर है ये और उससे ज्यादा बढ़ गया है, केवल धर्म के आधार पे नहीं, बल्कि जहां जहां भी बांटा जा सकता है, परिवार से लेकर के और धर्म तक, ऊपर तक। तो लेकिन आप ये जानिए कि खून सबका एक है, सबके खून का रंग लाल है, सबको, सबका पेट एक है, सबको भूख लगती है, सबके दो दो हाथ हैं, सबको हर हाथ को काम चाहिए। और देश, माफ कीजिए, अब संभल चुका है, अब देश जान चुका है, काठ की हांडी हांडी चढ़ गई है, अब बार बार नहीं चढ़ने वाली है। मजहब के आधार पर इस देश की दो एक बार बंटवारा हो गया है, लेकिन अब मजहब के आधार पर कोई बंटवारा नहीं होगा। मजहब के आधार पर नहीं, बल्कि काम के आधार पर बंटवारा हो तो हो, लेकिन रोजगार चाहिए। आज के नौजवान को भूख खत्म, समाप्त करने के लिए चाहिए। आप देखिए, एक उदाहरण देता हूं मैं। नीति होती है, नीति समझने की नीति होती है। आप नौजवानों को रोजगार देने पर खर्च नहीं करना चाहते, लेकिन आप सैकड़ों, हजारों, लाखों ऐसे एम्प्लॉइज हैं जिनकी आप भर्ती नहीं कर रहे हैं, और जो पुराने कर्मचारी हैं उनकी भर्ती की उम्र बढ़ाए जा रहे हैं। क्या बात है भाई, इसकी क्या वजह है? कोई नहीं समझ पा रहा। तो ऐसी नीतिगत विफलताएं हैं। लेकिन अब अफसोस की बात यह है कि प्रधानमंत्री जी जो है अपने साथ ऐसे ऐसे लोगों को रखे हुए हैं जिनसे पता नहीं उनको भय नहीं हो, जो या जो उनको उनसे जो प्रतिभा में, जो उनकी प्रतिभा है उससे बहुत कमतर हो, उनके सामने आवाज ना उठा सकें। तो फिर ऐसी सूरत में तो देश चौपट होना ही है। धर्मेंद्र प्रधान एक प्रतीक होगा। मैंने आपको दो नैतिक उदाहरण बताए, दो उदाहरणों के जरिए मैं कहना ये चाहता हूं कि धर्मेंद्र प्रधान अगर इस्तीफा दे देंगे तो क्या भूखों मर जाएंगे? सरकार की छवि अच्छी होगी। बच्चे हमारे जो जिस तरह से पिट रहे हैं, क्या वो सोचते हैं कि इस उम्र में जो पिटाई है वो अपने मरते दम तक भूल पाएंगे? कभी नहीं भूल पाएंगे कि हमने रोजी रोटी मांगी थी, हमको पिटाई मिली थी, हमने हाथ को काम मांगा था, हमको पिटाई मिली थी। तो ये मजहबी बंटवारा अब काम आने वाला है नहीं। मजहबी बंटवारा एक बार हो चुका है, वो सब खत्म हो गया है, अब नहीं होने वाला है। तो मैं बिल्कुल साफ कहता हूं कि अब ये हिंदू मुस्लिम वाला जो है ना, ये हिंदू मुस्लिम वाली चलेगी नहीं। आदम साहब ने तो लिखा था कि हिंदू या मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए, छेड़िए एक जंग मिलजुल कर गरीबी के खिलाफ, दोस्त मेरे मजहबी नगमात को मत छेड़िए। तो ये मजहब के आधार पर अब जो बंटवारा करने की कोशिश है, ये नाकाम जाएगी। आप जो तीर सियासत में, सरकार को समझना होगा, सत्ताधारी पार्टी को समझना होगा कि आप जो तीर सामने वाली पार्टी पर चलाते हैं या देश पर चलाते हैं, कई बार वो तीर उलट के आपके ऊपर भी लगता है। और मुझे लगता है कि ये शायद स्थितियां बनती जा रही हैं, और ये बहुत बहुत बड़ी गंभीर चेतावनी है। जी संजय भाई। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं राजेश जी, हालात ऐसे ही हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय मुझे दिया, क्योंकि आपसे जब बात करता हूं तो मुझे बहुत सारी जानकारियां मुझे भी और हासिल हो जाती है। मेरे सीनियर हैं और आपसे बहुत कुछ सीखने को मुझे मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। ये थे राजेश बादल जी, और आप बिल्कुल मेरी बात से सहमत होंगे कि ये हुकूमत केवल घमंड में चूर है। इसको लगता है कि इसका सिंहासन कभी जाएगा नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है बदलाव की ये घड़ी आ गई। आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।